नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में मैं आपका दोस्त रमनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। कभी कभी एक इंसान की कहानी सिर्फ उसकी नहीं होती, वो बन जाती है हजारों लोगों की प्रेरणा। आज की इस कड़ी में हमारे साथ ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व आयुर्वेद सर्जन पद्मश्री डॉक्टर के ठकराल जी हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं सुरेंद्र राजेश्वरी जी। श्रोताओं, किसी भी समाज की सच्ची पहचान उन महान व्यक्तित्वों से होती है जो अपने कर्म, समर्पण और प्रतिभा से राष्ट्र की सेवा करते हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व उपस्थित हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर समाज को नई दिशा दी है। अपनी मेहनत, लगन और सेवा भाव से इन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई है बल्कि देश का नाम भी गौरवान्वित किया है। इन्हीं उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। मेरी मुराद है, स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल साहब, जो कि आयुर्वेद में शल्य तंत्र विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल, आकाशवाणी के तमाम सुनने वालों की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपका जो आबाई वतन है, आप जहाँ पैदा हुए, वो कौन सी जगह थी और वो कौन सा सन था? मेरा जन्म भारत के उस भाग में हुआ जो अब पाकिस्तान में है, और वो ज़िला था सरगोधा। गांव का नाम था साबोवाल, और वहाँ हम लोग रहते थे। और वहीं पर पिताजी हमारे चिकित्सक थे, वो अच्छी चिकित्सा करते थे। अच्छा। और ईश्वर की कृपा से बहुत संपन्न परिवार था। उस जमाने के हिसाब से हमारे पिताजी घुड़सवारी करते थे, घोड़ा था घर में, एक गाय थी, एक भैंस थी, और उनके पास साइकिल भी था, जो अगल बगल के 13 गांव में साइकिल नहीं था। उस जमाने में साइकिल बिल्कुल नई चीज़ थी। जी। तो इस प्रकार से हम साबोवाल, जिला सरगोधा, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और वहीं मैंने प्राइमरी एजुकेशन पहली क्लास तक पढ़ा। जी। फिर देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो हम लोग सरगोधा शहर में शिफ्ट कर गए। वहाँ मुश्किल से 6 महीना रहे। फिर चूँकि विभाजन बहुत तेजी से हो रहा था देश का, तो हम लोग भारत के इधर वाले भाग में आ गए, अम्बाला में। अम्बाला जिला में एक स्थान है यमुना नगर। अच्छा। वहाँ पर आके, उसका नाम पहले अब्दुल्लापुर था। फिर हम लोग वहाँ आके रुके, और रुकने की स्थिति ये थी कि हम लोग सड़क के किनारे थे, कोई मकान घर तो कुछ था नहीं। सड़क के किनारे 6 महीना रहे। आंधी, बरसात, तूफान जो भी होता था वो उसको हम लोग झेलते थे। और हम लोगों को सरकार की तरफ से 1 मुट्ठी भुना हुआ चना और 1 कप चाय प्रति व्यक्ति 24 घंटे में एक बार दिया जाता था। अब भूखे रहो चाहे जैसे रहो, ये स्थिति थी। और आय का कोई साधन नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, क्योंकि जितनी समृद्धि थी वो सब छूट गई वहाँ पर। सिर्फ 2 कपड़ों में हम लोग भारत के इस भाग में आ गए। पिताजी ने धीरे से अपने कुछ प्रैक्टिस शुरू की, और प्रैक्टिस करने से, क्योंकि ईश्वर की कृपा थी, पिताजी के ऊपर अच्छे चिकित्सक थे। हालांकि वो सेल्फ मेड चिकित्सक थे, किसी यूनानी कॉलेज या आयुर्वेदिक कॉलेज में नहीं पढ़े थे, कहीं सीखा नहीं था। जी, कहीं वो किसी एक हकीम के पास सीख के आगे बढ़े थे, लेकिन चिकित्सक बहुत अच्छे थे। इसलिए उनकी वो चिकित्सा जो है चलने लगी, लोग आने लगे, और कुछ 2 पैसे आना 2 आना वो जो है मरीज से लेते थे उस जमाने में। इस प्रकार से वो हमारा घर चला, और हम लोग 10 भाई बहन थे। सबको पिताजी ने एक ही हम लोगों को शिक्षा दी कि तुम लोग पढ़ो, क्योंकि पैसा था नहीं, बिजनेस कर नहीं सकते थे। तो सबको पढ़ाई के लिए उन्होंने विशेष प्रोत्साहित किया। जैसे भी तंगी थी उस समय, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तंगी ही हमारी प्रेरणा बनी कि हमें कुछ करना है, हम कुछ करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे सभी भाई, सभी बहनें पढ़ लिख गए, और मुझे उन्होंने इंटरमीडिएट तक वहीं यमुनानगर में, उस समय कॉलेज भी नहीं था, स्कूल था एक 10वीं तक का, वो भी नया नया बना था, पहली बार। पहले एडमिशन हम ही लोगों का हुआ। फिर उसके बाद इंटर कॉलेज वहाँ बना, इंटर भी मुझे वहीं पहली क्लास में हम ही लोग अटेंड किए। अच्छा। और उसके बाद जो है, फिर वहाँ से पिताजी की ये इच्छा थी कि क्योंकि वो चिकित्सक थे, तो मैं भी चिकित्सक बन के आके उनकी क्लिनिक पर बैठूं। फिर उन्होंने मुझे लखनऊ स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने भेज दिया। उस समय यूपी में एक ही कॉलेज था, हालांकि हम लोग हरियाणा में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ, चूँकि एक अच्छा कॉलेज था, तो यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। और उस प्रेरणा के चक्कर में इतनी हमको मेहनत करनी पड़ती थी कि मैं हर वर्ष मैंने इस कॉलेज में टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया।
और फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करते हुए मैं पास होता चला गया। मुश्किल से 80 रुपया वो महीना भेजते थे, उसमें खाना पीना रहना कपड़े ये सब उसी में होता था। उस 80 रुपये में चलती थी। और जब मैं यहाँ पास हो गया, फर्स्ट आ गया, तो मुझे यहीं पर उन्होंने सरकार ने हाउस जॉब दे दिया, फिर RMOशिप दे दिया। फिर तब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सर्जरी में शल्य तंत्र में पोस्ट ग्रेजुएट खुल गया था। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा इस समय अच्छा अवसर है कि मैं इसकी सर्जरी सीख लूँ। तो बोले ठीक है जाओ तुम पढ़ो। वो उन्होंने अपना कष्ट उठाया लेकिन मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। तो और मैं BHU में पढ़ने चला गया शल्य तंत्र सीखने के लिए, सर्जरी सीखने के लिए। जी। और वहाँ भी मैंने प्रथम वर्ष में टॉप किया, प्रथम पोजीशन पाई। फिर मेरे जो गुरु थे वहाँ पर प्रोफेसर प्रभाकर जनार्दन देशपांडे जी, उनके अंडर में मैंने रिसर्च की और सर्जरी सीखी। उस सर्जरी में जो रिसर्च थी हमारी वो आंवला पर रिसर्च थी। अच्छा। आंवला जो होता है वो विटामिन C होती है उसमें। जी। और किसी भी जख्म को भरने में वो बहुत बड़ा काम करती है। तो आधुनिक जो विटामिन C है उससे ज़्यादा अच्छी है वो। अच्छा। अब ये जब रिसर्च पेपर पब्लिश हुए तो चूंकि हमारा काम ज़्यादा अच्छा था, तो अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से वहाँ से मुझे इन्विटेशन आया कि आप यहाँ आके रिसर्च करिए। वाह। तो इस प्रकार से मेरी प्रगति हुई और मैं फिर अमेरिका गया 2 साल के लिए। और वहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्क किया। और वहाँ पर भी देखिए जो काम था वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर था। आयुर्वेद में 3 सिद्धांत माने गए हैं। कारण जो है वो है वात, पित्त और कफ। लेकिन शल्य तंत्र में एक चौथा कारण माना जाता है, वो है रक्त। अच्छा। रक्त को भी दोष माना है। तो इस प्रकार से मैंने कहा, वहाँ जब बात हुई तो मैंने कहा मैं रक्त पर ही काम करूंगा, क्योंकि ये चौथा दोष है और इस पर अभी तक किसी ने रिसर्च नहीं किया है। तो रक्त पर ही हम लोगों ने काम किया। और किसी भी जख्म को भरने के लिए वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत आवश्यक होती है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो व्रण नहीं, वो वुंड नहीं भरेगा। जी। तो वो ब्लड सप्लाई कैसे आए या नए ब्लड वेसल कैसे बने, इस पर हम लोगों ने काम किया। और इस पर काम इस तरह से किया कि रक्त का क्या रोल है नए रक्त वेसल्स को बनाने में। तो उसकी जो पूरा वो था कि रोल ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स इन एंजियोजेनेसिस। तो हम लोग रक्त के अलग अलग कण करते, पूरा रक्त लिया, ब्लड क्लॉट लिया, सीरम लिया, प्लाज्मा लिया, प्लेटलेट्स लिए, मैक्रोफेजेस लिए और रेड ब्लड सेल्स लिए, अलग अलग कण निकाल के उनको रैबिट की आंख की पुतली में इम्प्लांट करते थे। और 48 घंटे के बाद हम लोगों को रिजल्ट मिलता था। तो इस प्रकार से वो एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने बहुत, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, सक्सेसफुल उसमें मेरा रिजल्ट आया। बहुत अच्छा। और बहुत ही अच्छे वो, अब वो चीज़ ऐसी है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी लाभकारी है। क्योंकि कैंसर में एक फैक्टर होता है जो स्वयं ही ब्लड वेसल्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कैंसर बढ़ता चला जाता है। कैंसर अपने आप बढ़ता चला जाता है। जी। इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसको ब्लड वेसल मिल रहे हैं, तो उस न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो नहीं बढ़ेगा। तो वो उसमें भी रोल हमारा जो है कैंसर के उसमें भी। तो इस प्रकार से प्रगति होती चली गई। और मैं फिर स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और फिर डायरेक्टर आयुर्वेद यूपी, डायरेक्टर पद से मैं रिटायर हुआ। फिर डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में एक संस्था है गवर्नमेंट की, सिप्सा। जी। वो सिप्सा संस्था के अंतर्गत फैमिली प्लानिंग की ट्रेनिंग होती है। तो उसके लिए मुझे पूरा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट मुझे दे दिया गया, 2-3 डॉक्टर दे दिए गए और 3-4 कर्मचारी, एक एम्बुलेंस, एक ड्राइवर और एम्बुलेंस का सारा खर्चा। तो हम कर्मचारियों को पहले भेजते थे, सभी ब्लॉक्स में जाते थे, वहाँ के डॉक्टरों को इकट्ठा करते थे और फिर हम लोग जाके उन डॉक्टरों को फैमिली प्लानिंग की ट्रेनिंग देते थे। इस प्रकार से वो कार्य मेरा 2 साल चला। उसके बाद जो है फिर भारत सरकार में एक संस्था है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। तो उन्होंने मुझे जो है राष्ट्रीय गुरु बना दिया। वाह। नेशनल गुरु। वाह। तो उसमें क्या था कि उसमें हम लोगों की एक विशेष विधा है भगंदर की चिकित्सा के लिए। भगंदर की चिकित्सा मॉडर्न में सर्जरी है, लेकिन उसमें रिकरेंस हो जाता है, रोग दोबारा हो जाता है। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा क्षार सूत्र से होती है। एक तागा होता है, उस तागे पर कुछ दवाइयाँ लगाई जाती हैं। वो दवाइयाँ जो हैं उसके 21 कोटिंग होते हैं। उसमें हल्दी है, थुअर का दूध है और अपामार क्षार है। ये 3 चीज़ें लगाई जाती हैं। ये स्टैंडर्ड क्षार सूत्र है। भावितम रजनी चूर्णई सुनुहि क्षीरे पुनः पुनः बंधना सुजनम सूत्रम छिंद्यात अर्शो भगंदरम। ये सिद्धांत आयुर्वेद ने दिया है। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए
मुझे जो है राष्ट्रीय जो संस्था थी उन्होंने नेशनल गुरु बनाया। फिर उन्होंने मुझे जो नेशनल टास्क फोर्स थी फॉर क्षार सूत्र, फिर उसका मेंबर बनाया। इस प्रकार से काम करते रहे। इस बीच में जी मैंने लेखन कार्य भी किया और मेरी 5 पुस्तकें मार्केट में सर्जरी शल्य तंत्र से संबंधित आ गई हैं। और जो सबसे बड़ा काम जिसमें मुझे 10 साल लगे वो थी सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी की किताब है, आज से 5000 वर्ष पहले लिखी गई। सुश्रुत संहिता पर डल्हन टीका है, तो मैंने दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन करके वो पब्लिश कराया और बाकी और कुछ पुस्तकें लिखी। एक लंबा सफर आपने तय किया, कोई ऐसा दिलचस्प वाकया हमारे सुनने वालों को बताए कि इस दौरान कोई ऐसा वाकया वो जो आज भी आपको याद आता है? हम लोगों की ट्रेनिंग जब स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज जो था उसकी जो क्लिनिकल पक्ष था वो बलरामपुर अस्पताल में था। अच्छा। तो बलरामपुर अस्पताल हम लोग सवेरे 9 बजे पहुंच जाते थे, 11:30 तक वहाँ मरीजों को देखते थे, उनकी हिस्ट्री लेते थे, ये सिखाया गया था। और फिर 12 बजे से 1-2 बजे तक लेक्चर होते थे। तो वहाँ एक दिन ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेशन होना था। अच्छा। तो जो सर्जन थे वो कोई असिस्टेंट उस समय कहीं बिजी थे, वो आ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई आप लोगों में से कोई असिस्ट करेगा? तो मैंने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया था, मैं करूँगा। अच्छा। मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट था तो उन्होंने मुझे ले लिया उसमें। और वो एक एब्डामेन ओपन होना था उसमें। अच्छा। एब्डामेन ओपन किया बड़े आराम से, मैंने अच्छे से उसको असिस्ट किया और देखा भी समझा भी। तो मेरा इंटरेस्ट सर्जरी में और बढ़ गया उसमें। इस प्रकार से डॉक्टर S.C. राय जो नगर के महापौर रहे, अच्छा, उनके साथ मुझे वो असिस्ट करने का मौका मिला। वाह वाह, ये मेरा सौभाग्य रहा। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठकराल साहब, जब आपका विवाह हुआ तो जो लड़की देखी गई वो आपकी अपनी पसंद की थी या फिर आपके माता पिता ने उसे देखा था? ये ऐसा विषय है, आप ताज्जुब करेंगे, ऐसा शायद किसी के साथ नहीं होगा इस दुनिया में। जो जिनसे मेरी शादी हुई वो बहुत छोटी थी, शायद 2 साल की 3 साल की रही होंगी। तो वो बहुत सख्त बीमार हो गई तो मरने को हुई। तो उनकी जो मदर थी वो मेरी मदर को जानती थी। उनकी मदर ने ये सोचा कि मैं इस लड़की को पराया कर देती हूँ और शायद बच जाए। तो उन्होंने अपने घर में बैठ के अपनी उस मरने वाली लड़की का मेरा रिश्ता कर दिया। और फिर उसके बाद वो बच्ची बच गई मरने से। फिर वो मेरे घर आई और आके मेरी माता से कहा, पिताजी से नहीं, मेरी माता जी से कहा कि मैंने इसका रिश्ता तुम्हारे इस बेटे से कर दिया है, तुम इसे स्वीकार कर लो। मेरी माता जी ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह से मेरा उस छोटे से बचपन में उस मरती हुई लड़की से मेरा रिश्ता हो गया। और वो मेरी जीवन संगिनी बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छी सिद्ध हुई। तो अब परिवार में कौन कौन लोग हैं? अब मेरी 4 बेटियां हैं। वाह। चारों बहुत अच्छी जगह पर हैं। सबकी शादियां होगी? जी, सबकी शादी होगी, सबके बच्चे हैं, सबके अपना अपना। बड़ी बेटी तो दादी भी बन गई है। वाह वाह, उसका बेटा ये सौभाग्य की बड़ी सौभाग्य की वो बात। बरेली में रहती है। अच्छा। उससे छोटी बेटी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है। उससे छोटी बेटी के 2 योगा सेंटर चलते हैं लखनऊ में ही। और जो सबसे छोटी बेटी है वो दिल्ली में है। वो स्पेशलाइज्ड डाइटिशियन है। जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, जो मोटे लोगों की सर्जरी होती है पतला करने के लिए, उसके बाद उनको क्या डाइट दी जाए वो डाइट वो बनाती है। और बहुत अच्छा वो वहाँ पर काम कर रही है। इस प्रकार से 4 बेटियों के सौभाग्य से दामाद भी सब बहुत अच्छे मिले। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे मिले। तो दामाद नहीं है, वो बेटे की तरह है। बहुत अच्छी बात, बहुत संपन्न, बहुत इस प्रकार से। डॉक्टर, केवल आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो एलोपैथ में लोग ज़्यादा यकीन करने लगे हैं और फौरी तौर से ठीक होना चाहते हैं। अगर कहीं भी किसी से पूछो, हमारे ही परिवार में अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो कुछ लोग बताते हैं भाई आप आयुर्वेद के शरण में जाइए, इस बीमारी का इलाज वहीं है। विश्वास कम होता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जहाँ तक एलोपैथी में जल्दी लाभ होने की बात है, ये अच्छी बात है। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारी अधिकतर जनता, उसके पास आर्थिक स्थिति कम है। अब एक मजदूर है, उसको मजदूरी करके रोज कमाना है। अगर वो जल्दी ठीक नहीं होगा तो अगले दिन मजदूरी नहीं कर पाएगा, उसके बच्चे भूखे मरेंगे। तो इसमें अगर एलोपैथी को यूज करते हैं तो क्या बुराई है इसमें? इसमें कोई बुराई नहीं है। मरीज को ठीक होना है तो उसमें मरीज का भला है। बेसिक काम क्या है हमारा कि मरीज का भला हो, मरीज ठीक हो जाए, अपनी नौकरी पे जाए, अपने काम पे जाए। तो इसलिए एलोपैथी का यूज करने में कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद में भी ऐसी औषधियां हैं जो तात्कालिक लाभ भी करती हैं और कुछ जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें फिर आयुर्वेद की क्रॉनिक दवाइयां क्योंकि लगातार चलती रहती हैं। अच्छा। उसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और जहाँ तक औषधियों की बात है तो औषधियों को सभी का उत्पादन इस धरती से ही होता है, इस पौधों से ही होता है। उन पौधों में से जो चीजें निकाली जाती हैं अब आजकल उनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जा रहा है।
तो वो भी यूज हो रहे हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, नए नए केमिकल्स आ रहे हैं, तो उनका प्रयोग उसी प्रकार से हो रहा है। उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बच के उनका यूज करना चाहिए और उनकी एक्सपायरी भी देखनी होती है, अगर एक्सपायरी या एलर्जी ना हो जाए किसी चीज से। इस प्रकार से आयुर्वेद और एलोपैथी का बहुत अच्छा संगम है, समागम है। आपको ताज्जुब होगा, मैं अपनी डिग्री बता रहा हूँ आपको। मेरी डिग्री है बैचलर ऑफ आयुर्वेद विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। अरे वाह, आप देखिए ये डिग्री कम बिल्कुल एक अजीब सी बात है। हाँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेद भी है जी जी जी, और विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी भी है। तो एमबीबीएस में क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, उसमें सिर्फ एलोपैथी है। हमारी जो ट्रेनिंग हुई उसमें दोनों हुई। हम बराबर आयुर्वेद की सर्जरी भी पढ़ते थे, एलोपैथी की सर्जरी भी, मॉडर्न की सर्जरी भी पढ़ते थे। इस प्रकार से हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है ये बैचलर ऑफ आयुर्वेद विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इस प्रकार से दोनों जो ये विधियां हैं ये एक दूसरे की पूरक हैं और उससे लाभ होता है। अच्छा, एक शब्द अक्सर हम पढ़ते भी हैं और हमने सुना भी है कि अष्टांग आयुर्वेद, इसके जो 8 जो अंग हैं उनका थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं कि क्या है ये। देखिए, आयुर्वेद जब शुरू हुआ तो आयुर्वेद का मतलब है आयु का वेद, आयु से संबंधित। लेकिन जब जैसे जैसे आगे आगे ये विधा बढ़ी तो उन्होंने देखा भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दवाई से ठीक नहीं हो रहे, तब उन्होंने क्या कहा, तत्र धन्वंतरी अणाम अधिकारा, अर्थात ये सर्जरी में जाना चाहिए, इसका चिकित्सा ऑपरेशन है। तो वहां से सर्जरी अलग हो गई। अब उन्होंने कुछ औषधियां दी, औषधियों के साइड इफेक्ट्स आए, रोगी को नुकसान हुआ, तो वहां से टॉक्सिकोलॉजी पैदा हुई। जब उन्होंने देखा कि ये टॉक्सिकोलॉजी हो रही है तो औषधि का निर्माण भी सही होना चाहिए। जब औषधि का निर्माण सही होगा तो टॉक्सिकोलॉजी पैदा रोगी के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं आएगा। तो औषधि को बनाने की विधा एक अलग बना दी गई। जी जी जी। इस प्रकार से फिर उन्होंने देखा कि लेडीज में जो है तो प्रसूति स्त्री रोग है, बच्चा पैदा कराना है, ऑपरेशन कराना है या डिलीवरी करानी है, या उसका बच्चा पैदा हो गया तो उसको दूध पिलाना है, कैसे पिएगा, कितने दिन पिएगा, तो एक प्रसूति स्त्री तंत्र रोग अलग हो गया। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो लोग समझदार हो गए और आयु बढ़ने लगी। तो उन्होंने कहा आयु बढ़े लेकिन हम शरीर से स्वस्थ रहें, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए रसायन तंत्र आया। यद जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, अर्थात जो जरा अर्थात बुढ़ापा और व्याधि बीमारी का नाश करता है, यद जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, तब रसायन का प्रयोग शुरू हुआ कि ऐसी औषधि बनाई जाए। जैसे आजकल कहते हैं ना कि सपोर्टिव खा लो, प्रोटीन पाउडर खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो उस समय फिर रसायन तंत्र का प्रयोग हुआ। फिर जैसे जैसे ये विधा आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा भाई हम इसमें मेटल्स का भी यूज कर रहे हैं, जैसे लौह है, चांदी है, स्वर्ण है, जस्ता है, तब रसायन तंत्र पैदा हुआ। तो रसायन तंत्र में नागार्जुन तब तक आ गए। नागार्जुन ने पारे से सोना बनाया और इसका प्रमाण आज भी उपलब्ध है। अगर कभी आपको अवसर मिले काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाने का, वहां अंदर जो भगवान शिव का मंदिर है उसमें ऊपर एक आलेख है पत्थर में छपा हुआ, सन 1938 का वो आलेख वहाँ छपा हुआ है। पारे से सोना बनाया गया था, वो सोना महात्मा गांधी जी के सामने सनातन धर्म सभा पंजाब को दान में दिया गया था। तो आज भी प्रमाण है कि पारे से सोना बन सकता है। तो नागार्जुन का ये लक्ष्य था कि मैं भारत को इतना समृद्ध कर दूंगा कि सोना ही सोना होगा। इस प्रकार से 8 अंग बनते चले गए। हुआ ये कि विदेशों ने आक्रमण किया, बाहरी विदेशी ताकतों ने राज्य कर लिया, और इस प्रकार से फिर क्या हुआ कि हमारी जो आयुर्वेद की विधा थी वो गिरती चली गई। जब गिरती चली गई तो वैद्य गिर रहे नहीं, पुस्तकें जला दी गई। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक वहाँ का पुस्तकालय जलता रहा था, इतनी पुस्तकें थी। तो हमारा जितना ज्ञान था उसको बर्बाद कर दिया गया। जो वैद्य नहीं रहे, समझदार वैद्य, जो कुछ घरों में बाप से बेटा, बेटे से बेटा, इस प्रकार से जानकारी रही, वो बचे रह गए, वो बची रही जानकारी। कुछ पुस्तकें कहीं कहीं संभल गई, कुछ पुस्तकें उस समय जर्मनी के जो छात्र आए हुए थे वो अपने साथ ले गए। वो अब भी शायद जर्मनी में उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे, बहुत बड़ा ज्ञान था यहाँ पर। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के प्रति जो एक भावना पैदा हुई वो कमजोर होती चली गई। फिर अंग्रेजों का राज्य आ गया। अंग्रेजों की तो नीति यही थी कि भाई हमारा यहाँ से रुई लो, कपड़ा हम बना के देंगे। तो यहाँ का ज्ञान लिया और बना के वो वहां से औषधियां देने लगे कि ये औषधि खरीदो, ये नहीं चलेगी। इस प्रकार से जो आयुर्वेद विधा थी वो कमजोर हो गई। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि सर्जरी से संबंधित है। अच्छा, सर्जरी में क्या था कि प्लास्टिक सर्जरी
भारत ने दी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी भारत ने थी, जनरल सर्जरी भारत ने थी, प्रसूति की सर्जरी भारत ने थी, बोन सर्जरी भारत ने दी। उस समय एक पनिशमेंट होता था जब अंग्रेजों का राज्य हो गया था कि अगर कोई चोरी चकारी करता था तो उसका नाक काट दिया जाता था, कान काट दिया जाता था। अब नाक कटा हुआ कोई आदमी मार्केट में जाएगा तो बुरा लगेगा, तो हमारे पास ऐसे वैद्य भी थे जो नाक नया बना देते थे। अच्छा। तो ये प्लास्टिक सर्जरी थी। तो अंग्रेजों को पता चला, तो अंग्रेजों के जो सर्जन थे उन्होंने कहा भाई हमको दिखाओ। तो जो हमारे इंडिया के सर्जन थे उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम छत पर बैठ कर दूर से आपको देखेंगे, सिर्फ मजबूरी थी, उनका शासन था। तो जो सर्जन वहाँ 2 थे, उन्होंने वहाँ अपने साथ एक आर्टिस्ट रखा। तो जैसे जैसे वो सर्जरी करते चले गए, आर्टिस्ट उसकी पिक्चर बनाते चले गए। वो पिक्चर जो है बना के फिर उन्होंने जाके इंग्लैंड में जाके वो सर्जरी की, और वो उस समय के 1900 कुछ के अंश एक पत्र है जेंटलमैन्स मैगजीन, जेंटलमैन मैगजीन में वो छपा। तो आयुर्वेद की सर्जरी भी चुराई गई। तो इस प्रकार से आयुर्वेद के प्रति जो एक निम्न भाव पैदा हुआ वो विदेशियों के कारण हुआ। लेकिन आयुर्वेद में अब इस समय तो बहुत चमत्कार हो रहे हैं, बहुत पूरे 200 के लगभग आयुर्वेदिक कॉलेजेस चल रहे हैं। अभी बहुत बहुत अच्छी सर्जरी हो रही है आयुर्वेद में पूरी, और सब ज्ञान जो है आयुर्वेद की विधाएं सब आगे आगे बढ़ रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे तेरा छूटा मेला रही। पीछे छूटा, चल पीछे अकेला हुआ। छूटने दो, आप चलते रहिए, वाह करते वाह रहिए। वाह। डॉक्टर, केवल हम जिक्र कर रहे थे कि आयुर्वेद से नई पीढ़ी क्यों नहीं उसे जुड़ पा रही है। आपको नहीं लगता कि सरकार को चाहिए कि इनमें रोजगार के जो अवसर हैं वो और अधिक बढ़ाए जाएं, और कुछ ऐसा हो कि हम लोग फिर से आयुर्वेद की तरफ लौटें? वर्तमान जो सरकार है ये बहुत अच्छा काम कर रही है आयुर्वेद के लिए। जैसे इन्होंने अलग मिनिस्ट्री बना दी है भारत सरकार ने, आयुष का विभाग बना दिया है, एक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ बना दी है। इस प्रकार से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा बना दिया है। कई सारी चीजें बना दी हैं, और बहुत से केंद्र बना दिए हैं रिसर्च करने के। उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है, काम की अपॉर्चुनिटी भी है, नई नई औषधियाँ खोजने की अपॉर्चुनिटी भी है, खोजी भी जा रही हैं। लेकिन जो हम काम करने वाले हैं, जैसे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए और उसमें किसी आदमी को काम दे दिया जाए, और वो अगर काम नहीं करेगा तो बिल्डिंग तो नहीं काम करेगी ना, वहाँ के दरवाजे और दीवारें काम नहीं करेंगे, काम तो उस आदमी को करना पड़ेगा। पुराने ज़माने में तो इतनी बड़ी बिल्डिंगे और ये सब इतने साधन नहीं होते थे, तब भी उन्होंने इतना इतना आयुर्वेद का अच्छा काम किया। एक एक औषधि के गुण बताए दिए कि ये औषधि इस लिए अच्छी है, ये आंवला इसलिए अच्छा है, भेड़ा इसलिए अच्छा है, हरड़ इसलिए अच्छी है, ये औषधि इसके लिए अच्छी है। कैसे कर लिया उन्होंने? क्योंकि वो लगातार उस काम को करते थे, ऑब्जर्व करते थे, और क्लिनिकल अप्रोच उनकी बहुत अच्छी थी। पंचेंद्रिय परीक्षण करते थे। पंचेंद्रिय का मतलब है कि आंख से, नासा से सूंघते थे क्या स्मेल इसमें आ रही है, जीवा से चाट के देखते थे कि इसका रस कैसा है, मधुर है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है, कैसा रस है, कौन सा रस हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा, उसको देखते थे। अब लहसुन और प्याज 2 चीजें को मैं यहाँ कहना चाहूंगा। आयुर्वेद में उनको अमृत कहा है। अच्छा। हाँ, अब अमृत की क्या परिभाषा है? अमृत की परिभाषा है जिसमें 6 रस हों, 6 के 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ये तो भाई देवताओं के पास है। तो फिर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लहसुन है। लहसुन में कितने रस है? 5 रस है। अच्छा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त। जब 5 रस हमको मिल रहे हैं तो क्लोज टू अमृत हो गया ना। तो पृथ्वी पर तो यही अमृत हो गया। क्या बात है। लेकिन लोग कहते हैं हम लहसुन नहीं खाएंगे, बदबू आती। कुछ नहीं बदबू आती। प्याज के लिए तो लिखा है कि प्याज खा के इस देश की सुंदरियां और सुंदर हो रही हैं। ये शब्द प्रयोग किया गया। अच्छा। हाँ, लेडीज के लिए ये यूज किया गया है। लेकिन लोग आजकल कहते हैं हम प्याज नहीं खाएंगे। तो जैसे ये उन्होंने कैसे ऑब्जर्व कर लिया, कैसे देख लिया? जी जी। रोगों को खिला के, देख के, ऑब्जर्व करके, क्लिनिकल अप्रोच से, पंचेंद्रिय परीक्षण करके, जब ये सब किया गया तभी ये पुस्तकें लिखी गई, और तभी आज भी वो प्रभावी हैं, वो आज भी वो सिद्ध हो रही हैं। आपने खान पान का जिक्र किया, भोजन का जिक्र किया, लहसुन और प्याज का जिक्र किया। चूंकि आप 88 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और इतनी खूबसूरत आपकी हाइट है, और अभी भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं आप, क्या करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? मैं सवेरे 6:30 और 7 के बीच में जग जाता हूँ। अच्छा। फिर मेरी मैडम भी जग जाती हैं। फिर हम लोग उठ के दांत कुल्ला सब साफ सफाई किया, फिर 1 कप चाय पिया। चाय पीने के बाद न्यूज़पेपर आ जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ के फिर दैनिक कार्य जो है, स्नान, ध्यान, पूजा थोड़ा करके, फिर 11 बजे मैं जो जिसमें रहता हूँ मकान में, ऊपर रहता हूँ, नीचे मेरी क्लिनिक है। सवेरे 11 बजे मैं ठीक नीचे आ जाता हूँ। 11 से 1 तक मरीज देखता हूँ। मेरी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है।
पाइल्स फिशर फिस्टुला भगंदर, और आयुर्वेद की दृष्टि से ही काम करता हूँ। बहुत अच्छा। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन भी हमारी ट्रेनिंग की गई है, उसका भी कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोगी को हमें लाभ देना है। जी, ये जो पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार ने आपको नवाजा है, ये किस फील्ड में दिया गया और कब दिया गया? ये इसी वर्ष दिया गया है। 25 जनवरी को मुझे सूचना आई थी, भारत सरकार के सचिव महोदय ने फ़ोन किया था मुझे कि आपका ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरी आंख से आंसू निकल गए। निश्चित रूप से बड़ा भाव क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था और मैंने बस अप्लाई कर दिया था, क्योंकि पेपर से आया था तो पेपर निकला तो मैंने कहा अप्लाई कर दो, देखा जाएगा जो होगा। और दिल्ली में मुझे कौन जानता है। तो लेकिन मैं ताज्जुब करता हूँ कि इस सरकार की, भारत सरकार की जो शुचिता है, जो एक ईमानदारी है, वो झलकती है। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को उन्होंने, जिसको अननोन व्यक्ति, और मेरा सर्जरी में काम है, मैंने बहुत अच्छे ऑपरेशन किए, इसमें कोई शक नहीं, मैं अपनी तारीफ चाहे करूँ। मैंने एब्डोमेन भी ओपन किया है, रीनल स्टोन भी किया है अपने ज़माने में, सिजेरियन ऑपरेशन भी किया है, और एक बार तो एक ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में बिल्कुल नया नया सर्जन बन के आया था बनारस से, और एक लेडी का बच्चा जो है वो फंस गया था। अच्छा। उसका मैंने ऑपरेट करके नीचे से ही, और फॉर्सेप्स डिलीवरी बोलते हैं उसको, वो मैंने कराई, और एनेस्थीसिया भी खुद ही दिया। उस महिला को एनेस्थीसिया भी खुद ही दिया, और उसका मैंने ऑपरेशन भी किया और बच्चे को निकाला भी। वो बच्चा बाद में जयपुर में एयरफोर्स में चला गया था बड़ा होके। तो इस प्रकार से जो जीवन की स्ट्रगल रही, वो काम करने से ही आती है। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल साहब, हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के नौजवानों के लिए मेरा एक सप्रेम ये संदेश है कि आयुर्वेद में कोई भी रोगी है, उसके लिए हम लोगों को बल अबल ये देखने को कहा जाता है सबसे पहले। अच्छा। बल का मतलब शारीरिक स्वस्थता है कि नहीं, और अबल है, बहुत कमजोर है, तो उसकी चिकित्सा अलग से होगी। तो हमारे जो नौजवान हैं वो अपना बल बनाए रखें। बल का मतलब है शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति रहेगी तो आप सारे काम कर पाएंगे, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कहा गया। शरीर के माध्यम से ही हम अपने सभी धर्म को पूरा कर सकते हैं। धर्म का मतलब यहाँ क्या है? धर्म का मतलब है ड्यूटी, जो हमारे कार्य हैं। अगर शरीर कमजोर है तो हम क्या कर पाएंगे? तो सबसे पहली चीज है हमारा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम तस्मात्, इसलिए प्रयत्नेन संरक्षम, इसकी रक्षा करनी है। कैसे रक्षा करनी है? प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी है। हर समय सचेत रहना है कि हम क्या खा रहे हैं तो हमें क्या नुकसान होगा, और क्या खा रहे हैं तो क्या लाभ होगा। तो इसलिए भोजन हमें ऐसा करना चाहिए। भोजन के लिए 3 सिद्धांत बताए हैं। पहला, हित भोजन, ऐसा भोजन करिए जो शरीर के लिए हितकारी हो। दूसरा, मित भोजन, मात्रा में भोजन करिए। तीसरा सिद्धांत बताया, नियत भोजन, ठीक समय पर भोजन करिए। अगर आप ये 3 नियम पालन करेंगे तो आपके शरीर का बल बना रहेगा, और अच्छे शरीर में अच्छा मन, अच्छी बुद्धि, ये मेरा संदेश है। डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल साहब, ईश्वर करे आपकी लंबी और बड़ी दोनों उम्र हो। आज के इस कार्यक्रम में आपने आकर के हमारे सुनने वालों के साथ अपने निजी पल, अपने परिवार के बारे में और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से बातें साझा की। स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आयुर्वेद सर्जन पद्मश्री डॉक्टर के ठकराल जी को। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास व्यक्तित्व के साथ फिर से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।